राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे कलम, है ना। राष्ट्रपति के का पद कौन से अनुच्छेद में है? 52 में है, केवल 52 में। राष्ट्रपति का पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 52 में, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 54। 54 में कौन है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, चुनाव नहीं है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। निर्वाचन मंडल में कौन है? चुनाव, हाँ चुनाव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव होगा। इसमें फिर मैंने लिखा होगा कि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग करवाएगा। तीसरा, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के विधान सभाओं के सदस्य भी करेंगे। इसमें कौन भाग नहीं लेंगे? कैग नहीं लेगा, मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे और विधान परिषद के सदस्य नहीं लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात करी थी आर्टिकल 55। इसमें क्या है? पद्धति है ना, और चुनाव एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है? मत मूल्य का फॉर्मूला क्या है? राज्य की जनसंख्या, राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000, यही है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है अनुच्छेद, कौन सा पढ़ा था? 56। 56 में किससे संबंधित है? कार्यकाल। शपथ से लेकर कब तक है? 5 साल तक है। शपथ कौन दिलवाएगा? उच्चतम न्यायालय का, हाँ सीजीआई, और सीजीआई नहीं होगा तो वरिष्ठ न्यायाधीश, और वरिष्ठ न्यायाधीश भी नहीं होगा तो दूसरा वरिष्ठ न्यायाधीश, लेकिन दिलवाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज ही दिलवाएगा। फिर इसके बाद आती है 58 और क्या 57 में योग्यताएं, हाँ पुनर्निर्वाचन। 56 योग्यताएं कितनी बता रखी है? 4 बता रखी है मैंने आपको। पहली कौन सी? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो और दिवालिया वगैरह नहीं होता, ठीक है। शर्त बताई मैंने आपको 59 के अंदर, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बताइए 60 में क्या है? शपथ का प्रारूप है। यह शपथ किसकी लेता है? ईश्वर को साक्षी मान के सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। संविधान की विधि में प्रति परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। ये तीनों वर्ड याद रखना है, परीक्षण, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ठीक है। जनता के सेवा और कल्याण की रहता है, ठीक है। और शपथ दिलवाता कौन है ये बता दिया। 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है, जब वो संविधान का क्या करे? अतिक्रमण करे तो। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के कौन से सदन में प्रस्तुत की जा सकती है? किसी भी सदन में। जिस सदन में प्रस्तुत की जाएगी तो दूसरा सदन उसकी क्या करेगा? जांच करेगा, और इस पर फाइनल डिसीजन कौन दे देगा? विवाद होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट दे देगा, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बता ही दिया आपको सारी चीज कि कहां से आई है? आयरलैंड से, बाकी सब के लिए हाँ आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था? 62 पे बात करी थी हमने। 62 पे क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। इस्तीफा दे दे या वो उसको हटा दिया जाए तो जल्दी 6 महीने के भीतर करवाना है, और उसकी अगर डेथ हो जाए तो जल्दी से जल्दी करवाना है, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसमें से मैंने 3 शक्तियां बताई आपको। कौन सी? आपातकालीन शक्तियां, हाँ राष्ट्रपति। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्र पहले आएगा, कंफ्यूज मत होना। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और 360 में क्या? वित्तीय आपातकाल। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इन तीनों में? सबसे इंपॉर्टेंट वो तो ये है, ये जब भी लगेगा तो पूरे भारत में लगेगा। कौन सा? नेशनल इमरजेंसी, पूरे इंडिया में। राष्ट्रपति जो शासन है वो चुनिंदा जगह भी लगाया जा सकता है और पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है और वो सबसे ज्यादा लगा है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब सबसे पहले
कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति, जिसमें ये क्या करता है कि नियुक्तियां करता है, ठीक है। देखिएगा, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, इसमें क्वेश्चन बहुत आसान सा बनता है कि इनमें से कौन सी शक्ति कार्यपालिका की है या विधायिका की है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां, नियुक्तियां करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका में प्रधानमंत्री आता है, मंत्री परिषद आते हैं, ठीक है, उन सब की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। नियुक्ति संबंधी, आप इसको कार्यपालिका शक्ति बोलो या इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, नियुक्ति संबंधी अधिकार, नियुक्ति संबंधी अधिकार, जिसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है कि फलाना व्यक्ति की जो नियुक्ति है वो किसके हस्ताक्षर से होगी, ठीक है। तो पहली जो है वो आ गया आपका हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, यानी कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। लेकिन भारतीय संविधान में जब पहली बार प्रधानमंत्री बना था तब उसकी नियुक्ति नहीं हुई थी, उसको क्या गया था? सर्वसम्मति से चुना गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, हाँ, वो नियुक्त नहीं हुए थे, ठीक है। दूसरी जो करता है, ये किसकी करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। यही लाइन आपको याद रखनी है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद या मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति। अब ये मंत्री जो है 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं केंद्रीय मंत्री और एक होते हैं स्टेट मंत्री, और चौथे मंत्री की एक और श्रेणी होती है जिसको बोलते हैं सब मिनिस्टर, यानी कि उप मंत्री। वो मंत्री परिषद में समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तीसरी नियुक्ति करता है, वो किसकी करता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज आएंगे, सीजीआई और उनके जितने भी न्यायाधीश हैं, ठीक है, उन सब की। केवल सुप्रीम कोर्ट की ही नहीं करता, भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी यही करता है, ठीक है। एचसी एवं एचसी के न्यायाधीशों की नियुक्ति। पहले जो है ये जो न्यायाधीश हैं ये प्रधानमंत्री की सलाह से अपॉइंट किए जाते थे, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो डिसीजन है, फैसले हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते थे। इसके बाद एक पैटर्न इसमें अपनाया गया जिसका नाम है कॉलेजियम। कॉलेजियम में ये होता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वही एक नाम रिकमेंडेड करेंगे कि भैया आप इसको बनाओ, उसके बाद सहमति मांगी जाती प्रधानमंत्री से, तुमको कोई ऐतराज तो नहीं है, तो उसको फिर क्या करता है? अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, इसी वजह से हमारे टाइम पर लंबे टाइम तक जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिली, कांग्रेस का राज, इमरजेंसी, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई भी रिट भी जाती थी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में तो उसको क्या कर दिया जाता? केंद्र के फेवर में ट्रांसफर कर दिया जाता था। तीसरी नियुक्ति जो है 148 में किसके बारे में बात करी गई है? अनुच्छेद 148 में कैग, ठीक है। तो कैग की नियुक्ति तो ये करता ही करता है, इसके अलावा हमको जो नियुक्ति याद रखनी है वो अगर किसकी? महान्यायवादी, महान्यायवादी है, महान्यायवादी का वो क्या बोलते हैं इसको? एंटॉर्नी जनरल, एंटॉर्नी जनरल है ना, महान्याय एंटॉर्नी जनरल है ना। आप तो सीधा लिख दो ना, कैग लिख दो, नियंत्रक एन, और महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, एंटॉर्नी जनरल है। हाँ बहुत बढ़िया, ये लेटेस्ट है भैया, ये सही है कुशाल मेहता साहब, ये सबसे बड़ा वकील होता है देश का, सबसे बड़ा महान्यायवादी की नियुक्ति,
इन दोनों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। इसके अलावा एक और नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है पूरे देश में, जो केवल और केवल राष्ट्रपति के वारंट से होती है। प्रेसिडेंट ओ क्या गवर्नर, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। देखो ये डीपली आपको मैं पढ़ा बिल्कुल रहा हूं क्योंकि आपको डीपली मिल सकता है। कारण क्या है? कंपटीशन का एक लेवल होगा, नंबर ऑफ द पोस्ट तो मैक्सिमम है लेकिन कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए उनको क्रीम चाहिए होगा, तो क्रीम वो डीपली वाले ही निकल पाएंगे। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है किसके द्वारा? तो आपको याद रखना, वारंट के द्वारा। ये आरपीएससी का क्वेश्चन है और 2 बार रिपीट हुआ है, वारंट के द्वारा, याद रखना, वारंट के द्वारा है। वारंट मतलब आदेश, ऑर्डर के द्वारा। देखो उसको ऑर्डर नहीं बोल के उसको क्या बोलते हैं हम? वारंट बोलते हैं, क्योंकि वारंट का पावर ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू ऑर्डर, वो अलग होता है वो भी आदेश, मतलब वारंट का मतलब होता है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। हाँ, जैसे कोर्ट का अगर आपके पास आदेश आता है और अगर आपने उसको लेने से मना कर दिया ना, तो वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। अब कोर्ट आपको केवल इसीलिए सजा दे सकता है क्योंकि आपने उसकी आदेश नहीं लिया, बस। आप उसको यूँ कह दो, जैसे मान लो कि कोई आपके आसपास कोई जनरल मुकदमा चल रहा है, कोई वाद चला, उस वाद के बारे में आया आपके पास आया कि आपको सूचित, क्योंकि उसने आपका नाम लिखवा दिया एफआईआर वगैरह किसी में भी, तो आएगी भाई आपको पेश होना है कोर्ट में, और आपने कहा कि नहीं मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो नहीं लूँ, कह दो है ही नहीं, तो वो अवमानना हो जाएगी और उसके खिलाफ फिर कोर्ट आपके लिए क्या जारी कर देगी? ढूंढ के लाओ भैया उसको जहाँ से भी है, उसने मना किया तो करा कैसे है। तो इसको टाला नहीं जा सकता है, इसको डिनाई नहीं। गवर्नर को शपथ दिलाई जाती है? नहीं। राष्ट्रपति क्यों दिलाएगा? है जो हमारा हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलवाता था इसको शपथ। भाई एक बात समझ लो, देश में जो राष्ट्रपति की भूमिका है वही राज्य में राज्यपाल की भूमिका है, वही सारे पावर हैं, सब कुछ वही है। अगर हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी फर्स्ट भारत के प्रथम नागरिक के नाम से राष्ट्रपति को जानते हैं, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट के नाम से राज्यपाल को जानते हैं। हैं? राष्ट्रपति नहीं चुनता, नाम चुनती है ये मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, स्टेट मिनिस्ट्री, स्टेट की जो मिनिस्ट्री होती है। देखो एक बात सुनो, राज्यपाल के बारे में बहुत एक अच्छी सी चीज बता देता हूँ, ये क्या है, ये केंद्र का क्या होता है? नुमाइंदा होता है। नुमाइंदा मतलब ये, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी भी गवर्नमेंट होगी वो अपने बंदे को ही स्टेट में लगाएगा, वो किसी दूसरी गवर्नमेंट के नहीं लगाएगा, पहला पॉइंट। अगर सेम गवर्नमेंट रही तो काम वही होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी और डेवलपमेंट भी तभी होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट डिफरेंट रही तो गवर्नर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट के अनुसार होगा, जो केंद्र सरकार लगाएगी उसको, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर जो राज्य सरकार करना चाहेगी उसको गवर्नर होल्ड पे कर लेगा, उसको रोक देगा, ताकि वजह से उसकी जो सरकार है वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए और अगले चुनाव इलेक्शन हार जाए। ये हमारे साथ हुआ है, अभी आपने देखा है पिछली बार। दिल्ली राजस्थान में भी चलता है, बहुत चलता है। दूसरी चीज आपको और याद रखनी है गवर्नर के बारे में, अभी बता रहा हूं कि गवर्नर जो है कभी भी उसी राज्य का व्यक्ति नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, वो उसी राज्य का नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये केंद्र सरकार का जासूस होता है। राज्य विधानसभा कुछ भी अध्यादेश या बिल जारी लेके आती है तो ये पहले ही फोन कर देता है, ताऊ जी ऐसा ऐसा हो रहा, तैयार हो जाओ आप। किसको? राष्ट्रपति को क्यों बोलेगा ये देखो, क्योंकि गवर्नर लगता ही है प्रधानमंत्री के कहने पर जो प्रधानमंत्री कहेगा वो इसको करना पड़ेगा, वरना प्रधानमंत्री अपने 50 आवेदक और 50 संवर्तक से एक प्रस्ताव संसद के सदन में लेके आ जाएगा जिसको बोलता है महाअभियोग। ये अपना पद क्यों गंवाना चाहेगा? अरे एक बात बताओ, ये बात तो सच है कि 35 साल से ऊपर वाला आदमी जो है राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन 35 साल से ऊपर वाला ही तो थोड़ा ना बनता है, ऊपर वाला बनता है 60 65 ये वाला बनता है। अब अगर इसको ये पोस्ट चली गई तो इसकी रेस्पेक्ट कहाँ जाएगी?
एक तो यहां तक पहुंच गया और इसकी पीढ़ियां निहाल हो जाती हैं, 6-7 से ज्यादा पीढ़ियां। एक सरकारी नौकरी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो 3 पीढ़ियां निहाल करती हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नौकरी 7 पीढ़ियां निहाल करती है, ठीक है। राष्ट्रपति की एक जो होती है एक पीढ़ी, वो 9 पीढ़ियां निहाल करती है, 9 सबसे ज्यादा। ये बनना है, बन सकते हो। जब हमारे चाय वाले साहब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो अभी चलो आगे लिखो, आगे लिखो। हाँ, अगला लिखना कानूनी शक्तियां, विधायी शक्तियां जिसको बोलते हैं हम लोग, कानूनी शक्तियां। नेक्स्ट लिखना कानूनी शक्तियां, कानूनी शक्ति। संसद कोई भी जो है कानून को पास कर दे, लेकिन वो कानून नहीं बनेगा तब तक कि क्या होगा। हाँ, अब आप 3 चीजें सुनना। पहली चीज होती है ऑडियंस, है ना, प्रस्ताव, ठीक है। दूसरा होता है विधेयक, जिसको बोला जाता है बिल, इसको क्या बोला जाता है, बिल। और तीसरा होता है कानून, ठीक है। लो, ये 3 टर्मिनोलॉजी हैं। ये प्रस्ताव क्या है, जिस पर क्या हो, संसद में बहस हो। विचार तो करते ही कहाँ हैं, बहस करते नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिस पेपर पे या जिस सब्जेक्ट पे या जिस विषय पे बातचीत हो रही है, बहस हो रही है संसद के दोनों सदनों में, वो अपने आप में क्या होता है, प्रस्ताव। जिस पर बहस ना हो और दोनों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, वो क्या हो जाता है, बिल हो जाता है, ठीक है। संसद से स्वीकार, संसद में जिसको स्वीकार कर लिया जाए, किसको, प्रस्ताव को, संसद में स्वीकार प्रस्ताव। अगर किसी प्रस्ताव को संसद एक्सेप्ट कर ले, पारित कर दे, पास कर दे, तो वो क्या बन जाता है, वो विधेयक बन जाता है, ठीक है। और जब विधेयक पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, हाँ, राष्ट्रपति क्या कर दे, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कानून। समझ आया तीनों टर्मिनोलॉजी, समझिएगा। मीन्स ये हुआ, पहली शक्ति इसकी क्या है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, उसको उसके साइन करने के बाद ही क्या होगा, वो कानून बनेगा। लिखिएगा पहला, ठीक है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, भले ही संसद 3 बार 4 बार उसको पास कर दे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना, जो इंपॉर्टेंट है ना, बस वही बताऊंगा मैं आपको। हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक, अब आप यहां पे ये याद रखना, विधेयक होता क्या है, वो प्रस्ताव नहीं हो सकता। हाँ हाँ, वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। वो संसद का मतलब दोनों सदनों से, दोनों सदनों से कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। अब इसमें ट्रू एंड फॉल्स का एक स्टेटमेंट बनता है कि मतलब किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, हाँ या ना। मैंने, सुनो तो सही अच्छे से, क्या बोला मैंने क्या बोला, ट्रू एंड फॉल्स का है, उसमें यह बोला कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। दूसरा ही सही है, पहला विधेयक पे हस्ताक्षर होना जरूरी क्यों है, राष्ट्रपति की मर्जी होगी तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको उसको कानून बनवाना है तो आपको राष्ट्रपति के साइन करवाना ही पड़ेगा, वरना विधेयक आप 10 पास करो ना, उससे कोई मतलब नहीं। राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा तो ही कानून बनेगा, ठीक है। हाँ, तो वित्त विभाग को जाता है, वित्त विभाग फिर सेंटर वित्त गृह मंत्रालय को चला जाता है। स्टेट तो गवर्नर करेगा,
हम्म हम्म हाँ, जो वित्त समितियां बनी हुई होती हैं वो उसका रीवेरिफिकेशंस करती हैं पार्लियामेंट की। हाँ हाँ, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास जाने के बाद वो कमेटीज के पास जाता है, संसद के पास, वो उसको देख लेती हैं, भैया हाँ ठीक ठाक है तो फिर पास कर दो। बजट में सबसे पहले ही सेंक्शन हो जाता है। बजट बनाया ही इसलिए जाता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको राइट दे दिए जाते हैं कि तुम इतना खर्चा कर लो, और अगर तुमको ये लगता है कि तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो तो 10% हम और दे देंगे, तो वो पहले ही देते हैं। इसीलिए मैक्सिमम जो डेवलपमेंट होता है वो दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में होता है। मैक्सिमम जो टेंडर निकलते हैं वो जनवरी फरवरी मार्च में निकलते हैं। फटाफट खर्च करो, निपटाओ इनको, वरना ये पैसा क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या करती है, वापस ले लेती है। और किसी को भी दिया गया खर्च के लिए पैसा अगर उसमें हो रहा है, लैप्स हो रहा है, तो अगली बार उसको सोच समझ के पैसा दिया जाता है। मेसिया सरकार की ये मंशा होती है कि जितना भी पैसा हम आप ब्यूरोक्रेट्स को अलॉट कर रहे हैं आप खर्च करो, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो सांसद हो, कोई भी, उसको करना ही है, किसी भी तरह से करो, जेब कुछ भी करो, वहां से पैसा निकालो। हाँ, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो लैप्स हो जाएगा, अगली बार आपको देने से आपको फिर सोचना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, संसद को दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। और सॉरी, संसद को क्या, राष्ट्रपति को। संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, का अधिकार है ना। अब इसी सेंटेंस को मैं देखो दूसरी तरह से बोलता हूं कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति के कहने पर ही आयोजित की जाएगी। समझ रहे हो आप? संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाएगा कौन? वो ही बुला सकता, कोई और नहीं बुला सकता, लेकिन अध्यक्षता नहीं करेगा। बुलाने का, संयुक्त बैठक बुलाने का, ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। बैठक, ठीक है। और वो अधिकार किसको, केवल और केवल प्रेसिडेंट को है, लेकिन उसकी चेयरपर्सन वो नहीं करेगा, लीड नहीं करेगा, उसको लीड कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तीसरा, लोकसभा को भंग करने का अधिकार। लोकसभा को भंग करने का अधिकार, भंग करने का अधिकार, अधिकार बोलो या शक्ति बोलो, जैसे भी आपको याद आ जाए, का अधिकार। लोकसभा को भंग करने का अधिकार से क्या मतलब है? अगर प्रधानमंत्री ये कहे कि भैया मेरी जो सरकार है वो खतरे में है और मुझे अब नया चुनाव करवाना है, तो आप इस लोकसभा को क्या कर दीजिए, भंग कर दीजिए। अगर भंग नहीं करी जाएगी तो प्रधानमंत्री को क्या देना पड़ जाएगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा, और वो मंत्री परिषद के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए वो सरकार को पहले ही क्या कर देता है, डिसॉल्व करवा लेता है। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी सरकार को खुद नहीं गिरा सकता, उसको गिराने के लिए किसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट ये बोलेगा भाई मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जो सरकार है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, आप इस पे क्या लाओ, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आओ पार्लियामेंट में, अविश्वास प्रस्ताव। हाँ, इंदिरा गांधी ने मंगवाया, हाँ सॉरी, इंदिरा गांधी के लिए प्रस्ताव आ रहा था जिसकी वजह से उसकी सरकार गिरने वाली थी, इसी वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में क्या लगा दी थी, इमरजेंसी लगा दी थी। कितने साल रही वो, 3 साल। 3 साल तक लोगों ने कैद की जिंदगी जी, कैद की। 2 साल, 2-2.5 साल, लेकिन वो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने नहीं लगाई थी। जब हम उसकी बायोग्राफी देखते हैं तो उसके अंदर स्टोरी ही कुछ और निकल के बताती है। पूरा इल्जाम जो है उसके बेटे पे लगा दिया जाता है, संजय गांधी पे। हाँ आया, उनके टाइम उनकी सरकार गिरी थी, 14 दिन की सरकार थी। हाँ 14 दिन की सरकार थी उनकी, गिर गई ना। अगर हमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी ना तो हम भी 1 नंबर से रहेंगे, ये भी जान करना आप।
अगर आपको आपकी सरकार बना के रखनी है तो पढ़ना पड़ेगा आपको। और वो सरकार एक मत से गिरे या हम एक अंक से जाएं, बराबर है। तो मौके तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन मजा तब है जो मौका हमने चुना है उसी मौके का पूरा फायदा उठा लें हम। ये है मजे वाली बात। और इस मौके को आपने चुन लिया है कि भैया अब जो भी है, घर गृहस्थी है, मायरा मायरी है, शायदा शादियां है, खाना पीना, बच्चे, शादी, जो भी कुछ है तुमने उसको अलग कर दिया, अब चल पड़े हो। तो बस अब दम लेना जब ये एग्जाम हो जाए, उस तक मत सोचो। कुछ कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं, कोई नहीं मरने वाला, सब जिंदा रहेंगे, सब चलेगा ऐसा का ऐसा ही। लेकिन थोड़े से टाइट हो जाओ, मजबूत हो जाओ, फायदे में रहोगे और बाद में जो जीवन है वो अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं मरेगा ना, वो है ना ऊपर वाला, है ना आपके श्रीनाथ जी, बचाएंगे वो। और एक चीज सुनो, आप लोगों ने ये करियर जो चुना है ये गलत है क्या? है? तो भगवान क्यों चाहेगा कि यार इस करियर के दौरान तुमको कोई परेशानी नहीं क्रिएट हो? वो कहेगा तू बढ़, बाकी सब मैं संभालूंगा। उस पर भरोसा रखा करो, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद पे भरोसा रखा करो। चलो अगला लिखो, इस पे तुम बातें करने लगा देते हो मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट लिखना। कुछ ऐसे बिल होते हैं जिसको बिना राष्ट्रपति से पूछे आप संसद में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ठीक है। निम्न विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ध्यान रखना सहमति नहीं बोल रहा हूं मैं, पूर्व अनुमति बोल रहा हूं। निम्न विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, मतलब आपको पहले पूछना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, फिर प्रस्तुत करना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा पहले आपको, है ना। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति से ही, पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होंगे। कहां पर? संसद में, से ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकेंगे, प्रस्तुत किए जा सकेंगे, ठीक है। 3 बिल बता रहा हूं, तीनों के तीनों याद रखना। सबसे पहला है धन विधेयक। अब इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है धन विधेयक किसकी सहमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति से, ठीक है, धन विधेयक। दूसरा है नए राज्यों के पुनर्गठन या नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक, नए राज्यों के नाम, सीमा, ये जो भी सब हो, इन सब से। दूसरा है नए राज्यों के गठन, ठीक है, सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक, से संबंधित विधेयक। परिवर्तन से संबंधित विधेयक। लेकिन ध्यान रखना इसमें जिलों के नाम नहीं आते हैं। हाँ, राज्य में, राज्य विधानसभा में आ जाएंगे, वो जो गवर्नर की अनुमति से होगा, ठीक है। और तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वह क्या है? वह है तीसरा, संसद के अंदर जो फंड रिलीज करते हैं उसमें एक निधि का नाम होता है जिसका नाम होता है संचित निधि। और संचित निधि पे जो है अधिकार यूं तो संसद का होता है, ठीक है, यूं तो अधिकार संसद का होता है संचित निधि पर, बट उसका पैसा निकालने के लिए भी संसद से जो प्रस्ताव पास होगा उसके लिए हस्ताक्षर किसके लेने पड़ेंगे? क्योंकि संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं ना बाबा। तो मतलब 2 अंगों ने तो उनको पास कर दिया, हाँ भैया निकाल लो, तीसरे से भी जरूरी है। तो संचित निधि से धन निकालने के लिए संचित, तो आपको ये याद रखना है कि संचित निधि पे अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। और संसद के 3 अंग होते हैं, ध्यान रखना, है ना। आपसे पूछा जाए कि संसद निधि पे किसका नियंत्रण नहीं होता है, तो उसमें एक नाम आएगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री का नियंत्रण नहीं होता है। संचित निधि, संचित निधि पर
संचित निधि में व्यय करने का विधेयक, संचित निधि से व्यय करने का विधेयक, संचित निधि से व्यय करने का विधेयक। मतलब कोई भी ऐसा पैसा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड इसको बोला जाता है। रिजर्व पैसा नहीं होता है, लेकिन ये पैसा भारत सरकार के कंट्रोल में ही होता है, उसके द्वारा ही खर्च किया जाता है। लेकिन इसको रखा जाता है जो हमारा लिक्विड कैश होता है उससे अलग करके, इसको संसद के कंट्रोल में रखा जाता है। मतलब हाँ, अब जैसे कोई नया राज्य बनेगा, तो नया राज्य बनेगा तो डेफिनेटली वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के लिए फंड चाहिए होगा, तो वो फंड कहाँ से चला जाएगा? संचित निधि से। मतलब ये वो फंड है जो पहली बार कहीं ना कहीं काम में लिया जाएगा, इसकी जिसका प्रावधान बजट में नहीं है। इमरजेंसी हो गई, कोरोना हो गया, अब पैसा किस बजट में सोचा कि बीमारी आ जाएगी, और सोचा था तो उसके लिए लिमिटेड सोच रखा था, तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा फंड कहाँ से ले लेंगे आप? संचित निधि से ले लेंगे। हाँ, ये पैसा नहीं है, ये एक मद है, एक फंड है। ये फंड में पैसा है, ये फंड है, मतलब ये एक क्या है, ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ ऐसी अननेसेसरी या फिर अनफ्यूचर या अनएक्सेप्टेड जो चीजें हों उनको यहाँ पे रिजर्व रखा जाता है, उनके लिए पैसा, कैसे भी आप समझो। लेकिन बस आपको याद रखना है ये किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आती है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। वैसे संसद के अधिकार क्षेत्र में है, ध्यान रखना, लेकिन पैसा राष्ट्रपति की सहमति के बिना आप या अनुमति के बिना आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब इसमें आता है राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों का मनोनयन, यानी कि सिलेक्शंस, बट अब नहीं होता है। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों का चुनाव किया जाता था और राज्यसभा में 12, लेकिन वर्तमान में 104वां कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन हुआ, उसकी वजह से इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया कि अब हमको एंग्लो इंडियंस को लेने की जरूरत नहीं है। 2 एंग्लो इंडियंस हमको नहीं लेने अब, है ना, ये खत्म कर दिया कि ध्यान रखना आप। 104 है, ध्यान रखना। राज्यसभा में एंग्लो इंडियन थोड़ा है, वो मनोनीत सदस्य, एंग्लो इंडियन तो 2 ही थे लोकसभा के अंदर बस। वो भी कारण क्या था, क्यों लेना पड़ा हमको एंग्लो इंडियंस को? जो अंग्रेज थे जब 1947 में जा रहे थे तो कि सारे के सारे नहीं गए थे, उनमें से कुछ उनके वंशज यहीं रह गए, और कुछ लोग थे जो भारत में जब विदेशों में जाके बस गए, लेकिन उनके परिवार वाले यहीं थे, तो उनकी सिटीजनशिप चेंज हो गई थी, तो उनको मतदान का अधिकार तो मिल ही नहीं रहा है। वोटिंग तो तब मिलेगी जब आपके पास यहाँ का आधार कार्ड हो, यहाँ का राशन कार्ड हो, यहाँ की वोटिंग लिस्ट में नाम हो, तो है ही नहीं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट है आपके पास। तो फिर उनको खुश करने के लिए थोड़ा सा कहा कि 2 मेंबर्स यहाँ से ले लो, वो पैसे वाले ही जाते थे, रईस लोग थे वही जाते थे, ठीक है। कुछ लिखना। अब अगला, निम्न आयोगों के सदस्यों और के अध्यक्षों और सहयोग और सदस्यों की नियुक्ति, किस किस आयोग की जो है अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और सदस्यों की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निम्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर की नियुक्ति करता है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे आयोग हैं? जैसे पहला आयोग है मुख्य लोकसभा आयोग, अच्छा लोक सेवा आयोग, यू मीन यूपीएससी, ठीक है, मैं यूपीएससी लिखवा देता हूं, जैसा आप बोलो। यूपीएससी ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, है ना। क्या ये संवैधानिक आयोग है या वैधानिक आयोग है? क्या होता है डिफरेंस संवैधानिक आयोग और वैधानिक आयोग में? देखो आयोग जो है, आप सुन लो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप दोनों जो है सही बोल रहे हो। इसको एक्सप्लेन ऐसे करो, आयोग 2 तरह के होंगे। एक आयोग बोलते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग संवैधानिक। संवैधानिक को आप ऐसे समझो
संविधान। संविधान मतलब ये कि जिस दिन संविधान बना उसी समय जिन आयोगों का विवरण संविधान के अंदर लिखा गया वो सारे के सारे कौन हो गए? संवैधानिक आयोग। दूसरे होते हैं वैधानिक आयोग। हाँ बिल्कुल सही है। ये विधि, आप विधि जो है थोड़ा टिपिकल या वर्ड हो जाता है, तो इसको आप बोल सकते हो ऐसे, कानून द्वारा स्थापित। अब कानून किसने बनाया? संसद ने बनाया। कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद करती है। कानूनों को लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। कानूनों की रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका। कानून बनेगा, उस विधेयक पर साइन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो हमारे कुछ आयोग ऐसे होते हैं जिनको हम संवैधानिक बोलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वैधानिक होते हैं, जिनका मतलब ऐसे आयोग जो 1950 के बाद कानून बना के स्थापित किए गए वो हो गए वैधानिक। जो आयोगों का विवरण या नाम पता या जो है हमको संविधान में मिलता है या फिर किसी कानून संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किए गए वो सारे के सारे संवैधानिक। जैसे आपने सबसे पहले ले लिया यूपीएससी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कौन सा होगा बताओ? एसटीएससी। बिल्कुल, एसटीएससी नहीं होता है, केवल एसटी है। नहीं, आरपीएससी वो नहीं हो, वो उसमें चला जाएगा आपके पास। अरे है, लेकिन यूपीएससी राज्य स्तर पर तो राज्यपाल करेगा ना फिर। हाँ, मानवाधिकार आयोग बिल्कुल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो लेना, निर्वाचन आयोग। हाँ जी, केंद्र। अरे निर्वाचन आयोग तो एक ही होता है भाई मुझे, और हाँ तो उसके आगे राज्य लगेगा। निर्वाचन आयोग तो एक ही हुआ ना। हाँ, वो आपको याद रखना है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। तीसरा है ओबीसी कमीशन। ओबीसी को तो आप जानते ही हो अच्छे से कौन होता है। ठीक है, चौथा है एसटी कमीशन, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति? अनुसूचित जनजाति। हाँ है, लेकिन एसटी की में ज्यादा हमको ध्यान देना अभी, एसटी एससी की। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने एसटी एससी दोनों आ जाएगा इसके अंदर। एक और वित्त आयोग है जो आपको भूलना नहीं है और डबल स्टार के साथ रखना है याद। ठीक है, इसमें लिख लेना यार, एसटी एससी, एसटी एससी आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग। ये मैं नहीं, ये भूलना है जो मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूँ पेन चेंज करके, इसको नहीं भूलना। ये है वित्त आयोग। आप जो मानवाधिकार आयोग का बार बार कह रहे हो ना राकेश जी, मानवाधिकार आयोग जो है 19 जब बाद में बना था 1993 के आसपास जो है, जब यूएनओ ने, हाँ यूएनओ ने जब एक ऑर्डिनेंस पास किया था उसके बाद हमारे यहाँ पे उसकी स्थापना हुई थी। 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं 1993 के अंदर। उससे पहले मानवाधिकार का नाम नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग कौन सा हो जाएगा फिर? वैधानिक हो जाएगा। ये सारे के सारे तो आयोग कौन से हैं आपके सामने है? ये संवैधानिक आयोग है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, आर्टिकल 280 तो वो तो अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको याद रखना ये किसकी नियुक्ति करेगा? सदस्यों की नहीं। वैसे तो सदस्य भी लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष भी अपने आप में एक सदस्य ही तो होता है। अध्यक्ष भी तो अपने आप में क्या होता है? मेंबर ही तो होता है। मेंबर ही तो, क्योंकि वो मेंबर ही बाद में जाके सेलेक्ट हो जाता है ऐसे अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अब बचते हैं आपके वैधानिक आयोग। इस वैधानिक आयोग में मैं पहला नाम लिखूंगा जो आप मुझे बार बार कह रहे हो, कौन सा? मानवाधिकार आयोग। ये सारे के सारे आपके वैधानिक अधिकार होंगे, वो आयोग होंगे। पहला है मानवाधिकार आयोग। इसके जितने भी सदस्य हैं आप याद रखना। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। दिवस याद रखने पड़ेंगे आपको, इंपॉर्टेंट रहेंगे। मानवाधिकार आयोग। ठीक है, दूसरा होता है जो हमारे देश का प्राण है। हमारे देश के प्राण किस में बसते हैं?
देश के प्राण किस में बसते हैं भाई, बताओ सही। अच्छा चलो खुद के प्राण बता दो। प्रदीप जी आपके प्राण किस में बसते हैं? बेटी पहले आई थी क्या? ज्यादा तकलीफ कब होती है? देखो ये सुमित्रा जी आप माइंड तो नहीं करते हो ना, हमारे देश के जो प्राण है वो किस में बसते हैं? महिला में बसते हैं। अरे खुद ही सोचो ना, देश का राष्ट्रपति कौन है? तो देश के प्राण किस में हुए? महिला में तो हुए भाई। तो दूसरा जो कमीशन है उसका नाम क्या है? फीमेल कमीशन। मैं गलत थोड़ा ना बोल रहा था, आप समझ नहीं रहे थे उसको। तो ये तो सोचने वाली बात है। अरे आप सीधी सी बात करो, मैं इसको लेके बात कर रहा हूँ यार, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को लेके बात कर रहा हूँ। तो राष्ट्रपति के साथ तो किसको जोड़ूंगा? राष्ट्रपति को जोड़ूंगा। ठीक है। दूसरा है माइनॉरिटी कमीशन। माइनॉरिटी कमीशन किसको बोलते हैं? अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है। एक कानून के द्वारा एक और कमीशन बना था जिसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग। सूचना आयोग। सूचना आयोग। सूचना आयोग। ठीक है। और एक और होता है जिसको हम सीबीआई बोलते हैं। सीबीआई यानी सतर्कता आयोग। सतर्कता आयोग। आईबी का नाम सुना है क्या आपने? हाँ सतर्कता आयोग। हाँ उसकी उसकी पोस्टिंग जो है वही पड़ता है। हाँ तो देख लेना आप लोग, आपको नाम याद रखना है। लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं ये जान रखना आप, वैधानिक आयोग हैं ये सारे के सारे। ये सारे के सारे वैधानिक आयोग हैं। तो यह डिफरेंस करना भी आना चाहिए आपको। अगर आपको प्रश्न ये बने केवल और केवल इनमें से कौन सा आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, इन सबको बोला जाता है संवैधानिक बॉडी, है ना। इन सबको बोला जाता है संवैधानिक निकाय। इनको बोला जाता है संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है। और इन सबको बोला जाता है वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय इनको बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा ये चीज, इसको बोला जाता है। इन सबको अंतर करना आना चाहिए, इनमें से कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन भी कौन करता है? ये करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कौन से मौलिक कर्तव्य में बात करी गई है या कौन से अनुच्छेद में बात करी गई है? शांति और सुरक्षा के बारे में कौन से अनुच्छेद में बात करी गई है? अरे 51 में बात करी गई है। डीपीएसपी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कौन से अनुच्छेद में बात करी गई है? अनुच्छेद 51 में बात करी गई है। 51 क्या में मौलिक कर्तव्य आ गए, अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात करी गई है। मैंने जोर दिया था उस समय। हाँ डीपीएसपी के अंदर बोला था मैंने, जोर दिया था आपको। ठीक है ना। तो ये भी याद रखना कि लिख लो आप पहले एक बार। ठीक है। ठीक है। हाँ मैक्सिमम ये अंतर्राष्ट्रीय परिषद भी लिख लेना भले ही आप। ठीक है। हाँ वो बताया ना मैंने आपको, देखो आप ये 4 जो है वैधानिक, 5 जो है वैधानिक आयोग है, और इधर जो 5 मैंने आपको दिए ये संवैधानिक निकाय हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, है ना। अगला लिखना है। हाँ कैसे भी आ ही जाता है ये तो। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय
हाँ, याद रहेगा तो छांटोगे ना गुरुदेव। हाँ, अभी प्रश्न बनाता हूं मैं ना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है, गठन का गठन करता है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है, ठीक है। समस्त राजदूतों, राजदूत तो समझते हो ना, एम्बेसडर्स, है ना, राजदूतों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति, राष्ट्रदूतों की नियुक्ति करता है, ठीक है, याद रखिएगा ये है। वो तो लिखा दिया ना हमने, न्यायाधीश नहीं लिखा है क्या? लिखा दिया ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, ये भी पता है आपको ऑलमोस्ट। कौन कौन सी सेनाएं होती हैं? हाँ, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। अब अध्यक्ष होने से मतलब है कि युद्ध का प्रारंभ और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। कैसे मैनेज करोगे इसको, कैसे लिखोगे, वो आपको देखना है। क्या युद्ध का प्रारंभ और युद्ध की समाप्ति राष्ट्रपति की घोषणा से होता है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट लिखना है अब आपको, स्टार लगा के चलना, उसको बोला जाता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति किसी की भी फांसी को या मृत्युदंड को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, लिखना राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 72। ठीक है, राष्ट्रपति किसी के भी मृत्युदंड को, किसी भी अपराधी के दंड को पूरी तरह से क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के मामले में ऐसा नहीं है। राज्यपाल उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, उसको कम कर सकता है। फांसी को क्या कर सकता है? उम्र कैद की सजा में बदल सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब जो है वो फांसी को कहते हैं माफ कर दे, लेकिन ऐसा करते नहीं है ये, है? लेकिन नहीं करना नहीं चाहिए इनको, क्योंकि क्रिमिनल के लिए आपके में जो देशद्रोह वाला मामला चलता है उसी के अंदर ऐसी सारी चीजें पूछती जाती हैं। ठीक है, ठीक है। एक विशेष शक्ति जो है, आपको ये याद रखना है, इनको विशेष शक्ति बोलते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां, ये राज्यपाल को भी हैं, प्रधानमंत्री को भी हैं वैसे तो, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को ज्यादा की विशेष शक्तियां दो हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जब तक बंदा, यानी जब तक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, ठीक है, जब तक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है उसे कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, जा सकता। जब तक राष्ट्रपति के पद पर है तब तक उसको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना आप। हाँ, राष्ट्रपति का कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद या महाअभियोग का डिसीजन आने के बाद उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमेशा बहुत साफ सुथरे व्यक्ति को, सीधे साधे व्यक्ति को, जो बहुत साधारण सा दिखने वाला हो, जिसकी ज़्यादा ना लालसा हो ना कोई ज़्यादा अभिलाषाएं हो, उसको वहां पर ले जाके बैठा देते हैं एक कठपुतली की तरह। ठीक है भाई, गिरफ्तार नहीं किया सकता। दूसरी चीज, इस पे मुकदमा नहीं चला सकते हो आप, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हो आप, राष्ट्रपति के खिलाफ, है ना। ठीक है, ध्यान रखना आप। विशेष शक्तियों में फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते हो आप। दो तरह की कोर्ट होती है ना, एक तो सिविल कोर्ट होती है, एक फौजदारी कोर्ट। कोर्ट में छुट्टियां पड़ती है ना, सिविल कोर्ट में छुट्टियां पड़ती है, फौजदारी में कोर्ट में कभी छुट्टियां नहीं होती हैं। आप ध्यान रखना हमेशा, फौजदारी की कोर्ट में कभी छुट्टियां नहीं होती, मतलब जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके लिए कभी भी छुट्टियां नहीं होती हैं, उनके लिए कोर्ट हमेशा खुले रहते हैं। फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। चला के देख लो, गायब हो जाओगे, पता ही नहीं पड़ेगा आपको।
मैंने जो बोला वो ज्यादा व्यवहारिक था यार। जो आदमी आपको इस देश में रहने के लिए अलाउ कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हो? और जाके देखो, पता ही नहीं चले फिर कहाँ होंगे। मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति हैं वो। हम्म। तो मुकदमा तो दीवानी भी होता है। नहीं, फौजदारी। फौजदारी का मतलब है क्रिमिनल, कि मतलब बस फौजदारी। वो नहीं कर सकते हो आप उसके ऊपर। राष्ट्रपति किसको नुकसान पहुंचाएगा? वो तो खुद आदमियों से घिरा रहता है, इतने सारे उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं, है ना। आप राष्ट्रपति के बारे में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो लिखिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति आपको अच्छे से पता है, तो वो मैं लिखा नहीं रहा आपको। कौन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार बने, 1 बार बने हैं, 2 बार। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, सेम। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आती है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल। अभी तक कितनी महिलाएं राष्ट्रपति बन चुकी हैं? 2। तो आपको ये याद आएगा। तीसरा जो आता है वो निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, ये आपको लिखना पड़ेगा, जिनका नाम है नीलम संजीवन रेड्डी। हाँ, किसी ने सब, हाँ सबने एक्सेप्ट कर लिया जिसको, है ना। निर्विरोध, निर्विरोध। हाँ, यहाँ भैया हमको कोई एतराज नहीं है, सीधा साधा व्यक्ति है, बैठा दो उसको। निर्विरोध जीतने वाला प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। इनका नाम है नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति? नहीं, प्रथम मुस्लिम राष्ट्र, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर लगाओ आप उनके आगे। डॉक्टरेट उनकी उपाधि थी, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। पहला राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। ठीक है। 2 राष्ट्रपति हैं, इन्हीं की हैं ये, एक तो फखरुद्दीन अहमद जी हैं और एक ये जाकिर हुसैन है। ठीक है ना। कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले राष्ट्रपति ने वाले राष्ट्रपति, 2 राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। एक का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे का नाम है फखरुद्दीन, हाँ फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ, जाकिर हुसैन और दूसरे का नाम है फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद। ठीक है। ये 2 लोग थे जिनकी जो डेथ है उस समय हुई है। ठीक है। वर्तमान राष्ट्रपति तो आपको पता ही है कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की है अब ये बताओ? वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो कौन से कर्मानुसार कौन से नंबर की है? बहुत बढ़िया, गजब। ठीक है। वर्तमान राष्ट्रपति और चेहरे के अनुसार, चेहरे के अनुसार मतलब फेस के अनुसार। कर्मानुसार तो वर्तमान राष्ट्रपति कर्मानुसार कौन से नंबर की है? 14वीं क्यों आएगी? 13वीं आएगी ना, 13वीं है ना। राष्ट्रपति 15वीं है। डॉक्टर हैं क्या ये? द्रौपदी मुर्मू। पूरा नाम क्या है इनका?
बढ़िया सा है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा है आदिवासी, हाँ। पहले किसान राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो चौधरी चरण सिंह है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है। लेकिन हमको तो ये याद रखना, पहली ये जो है आदिवासी, पहली आदिवासी जो है राष्ट्रपति हैं। महिला के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री, 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 ठीक है। हम्म। कार्यवाहक जो है, कार्यवाहक भी तो राष्ट्रपति बने होंगे ना, और वही कार्यवाहक फिर देख लेना आप, हमारे लिए काम का इतना है नहीं, बस ये वाला आज का याद रखना, प्रेजेंट वाला कर्मानुसार कौन से नंबर की, 15 नंबर की है, बस इतना याद रखना है। हाँ, इसको कुलपति, कुलाधिपति बोलते हैं, सॉरी कुलाधिपति बोलते हैं, कुलपति तो इनको बोलते हैं, हाँ हाँ। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का राष्ट्रपति जो केंद्रीय, समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं। हाँ, केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ये क्या बोला था, कुलाधिपति बोलते हैं उसको, राष्ट्रपति, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहाँ प्रेसिडेंट हमारा कंप्लीट होता है, अब जाके फिर हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक को।